दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हमने दो महत्वपूर्ण शक्ति या कहें दो महत्वपूर्ण साम्राज्य को हम समाप्त कर चुके हैं। वह थे, पहले थे पुर्तगाली और दूसरे थे डच। यह हमारा यूरोपीय कंपनियों के आगमन में तीसरी कंपनी है। यह एक ऐसी कंपनी को हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, या अंग्रेज को, एक कंपनी नहीं है, यह कहें कि एक भारत में जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का काल चला और जिस प्रकार से मुगल सल्तनत चला, उसी क्रम में इन्हें भी जानते रहिए दोस्तों। यह अंग्रेज जो है, अब जैसे ही बंगाल में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करते हैं 1757 में प्लासी के कूटनीतिक युद्ध के बाद और बक्सर में सैनिक कुशलता के बाद, यह पूरे के पूरे बंगाल को पहले कब्जे में करते हैं। फिर मराठा, मैसूर, निजाम, अवध, सिंध, पंजाब, जितने भी क्षेत्र होते हैं, कर्नाटक, यहाँ तक कि म्यांमार और उस उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र तक भी एक छत्रप राज्य या कहें कहीं न कहीं यह स्थापित करने का प्रयास करते हैं। नाम केवल है कि यह एक व्यापारिक कंपनी है। यानी व्यापारिक कंपनी कहने का तात्पर्य तो यह है दोस्तों, यह आए थे व्यापार करने के लिए, मतलब यहाँ से वस्तुएं ले जाकर के मीडिएटर के माध्यम से पूरे यूरोप में बेचना, काम तो ये था इनका। लेकिन वास्तविक कारण इनका कुछ और था, जो इनका निकल के आता है सामने। कम से कम यह 200 सालों तक, यानी 1757 से अगर आप जोड़ने का प्रयास करें, 1757, 1857, 1857 से 1947, यानी अमूमन 200 साल यह भारत की पृष्ठभूमि पर राज करते हैं। और जब भारत को छोड़कर जाते हैं तो कुपोषण, गरीबी, दरिद्रता, भूखमरी, दंगों से झुलसता हुआ भारत को छोड़कर जाते हैं। ये है, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि किसी व्यक्ति ने इन्हें दुकान खोलने के लिए अनुमति दिया, इन्हें दुकान खोलने की जगह दिया, और ये जो है उसके पूरे साम्राज्य को कब्जे में कर लिए। सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले खुद निर्लज्ज बर्बरता का पाठ पढ़ाकर गए थे यह अंग्रेज। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जिसे हम अभी पढ़ाएंगे, जिसे जॉन्स कंपनी के नाम से जाना जाता है, कि जॉन्स कंपनी या कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के पहले, यानी इसकी स्थापना से पहले भारत के साथ जो स्थल मार्ग से व्यापार होता था ब्रिटेन का, उस कंपनी का नाम था लीवेंट कंपनी। यहाँ पर हमने लिखा भी है, भारत से स्थल मार्ग से व्यापार करने वाली अंग्रेज कंपनी लीवेंट कंपनी थी। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लेखपाल, बीडीओ या एसएससी, जीडी या यूपीपी के, तो आपके लिए स्क्रीनशॉट ही जरूरी है दोस्तों, जितना हम चीजें बताएंगे। लेकिन हालांकि अगर आप थोड़ा सा एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिलहाल अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो खाली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जहाँ से हम हिंट कर रहे हैं उतना ही समझ जाइएगा, तो आपकी परीक्षा की पूर्णतः जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों अब थोड़ा सा कहानी के वे में समझते हैं। हमने आपको बताया था कि स्थल मार्ग से जो ब्रिटेन की कंपनी जो व्यापार कर रही थी, उस कंपनी का नाम था लीवेंट कंपनी। इसके पीछे दोस्तों एक और बात है, यानी इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के पहले 1580 में दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है, एक ब्रिटिश नागरिक था जिसका नाम था विलियम ड्रेक। यह जो है समुद्र के यानी कि जहाज के द्वारा पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहता था। इसी क्रम में इसे जो है एक पुर्तगाली जहाज पर कुछ जो है नक्शे मिलते हैं, और उस नक्शे में भारत आने वाले मार्ग की जानकारी होती है, और उस नक्शे में भारत आने वाले मार्ग की जानकारी के साथ साथ भारत की समृद्धि का भी पता चलता है। आप जानते रहिए दोस्तों कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, क्योंकि आप जानिए कि आज के लगभग 400 से 500 साल पहले अगर जाएं या उसके पहले जाएं, जितने लोग आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं भारत के साथ वो लोग व्यापार करना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं। और इस कंपनी की दोस्तों, जैसे 1757 में जब ये प्लासी का युद्ध जीतते हैं, या जो इस कंपनी की जो स्थापना हो रही है 31 दिसंबर 1600 में, तो इस कंपनी की स्थापना के पहले दोस्तों इंग्लैंड में भारत की वस्तुएं, यानी इंग्लैंड के हर घर में भारत की वस्तुएं थी, चाहे वो रेशमी कपड़े थे, चाहे वो सूती कपड़े थे, चाहे वो मसाले थे। यानी ब्रिटेन के या कहें यूरोप के लगभग हर घरों में भारत के कोई ना कोई सामान यूरोप में पहुंचाया जाता था या मिलता था। लेकिन भारत का हालात इतना खराब कर देते हैं ये लोग आने के बाद कि भारत को कुपोषण, गरीबी और दरिद्रता, भूखमरी, दंगों से झुलसता हुआ भारत ये लोग छोड़ के जाते हैं।
जबकि भारत सल्तनत काल में और मुगल काल में ऐसा नहीं था जैसा आपको बताया जाता है और टीचर या गाइडेंस वाले लोग आपको जैसा बताते हैं। हालांकि भारत की समृद्धि सल्तनत काल में, मुगल काल में कहीं ज्यादा बेहतर थी, अंग्रेज जब भारत को छोड़ के गए, अंग्रेज जब शासन कर रहे थे। तो दोस्तों हमने थोड़ा सा बताया आपको। तो 1580 में ब्रिटिश नागरिक विलियम ड्रेक द्वारा समुद्री मार्ग के द्वारा या दुनिया का चक्कर लगाना चाहता था। इसी क्रम में इसे जो है पुर्तगाल के एक जहाज पर भारत के आने वाले मार्ग के बारे में जानकारी होती है और भारत की कुछ समृद्धि, भारत की अकूत धन संपदा और समृद्धि की भी जानकारी होती है। 1588 में अंग्रेजों द्वारा इंग्लिश चैनल के पास, मतलब अगर ये मान लीजिए इंग्लैंड है, इंग्लैंड के इस वाले जो जलीय क्षेत्र होता था, यानी जल संधि क्या होता है कि दो स्थल भागों को एक अलग करता है, जलीय भागों को जोड़ देता है, जिसे जल संधि कहा जाता है, चैनल कहा जाता है। उसी चैनल के समीप अंग्रेजों के जो समुद्री बेड़ा होता है उसका स्पेन के समुद्री बेड़ों से युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और उस इंग्लिश चैनल के आसपास जो है ब्रिटेन की नौसैनिक शक्ति या कहें सामुद्रिक शक्ति का वर्चस्व स्थापित होता है। थोड़ा सा बेस हमने आपको समझाने का प्रयास किया। दोस्तों अब बात ये चलती है कि यहां से फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि भारत आने वाला पहला जहाज कौन था या भारत आने वाला पहला नागरिक कौन था इंग्लैंड का। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है 1593 में जेम्स लंकास्टर द्वारा रेड ड्रैगन नामक ब्रिटिश जहाज से भारत के तमिलनाडु के क्षेत्र का दौरा किया गया था। रेड ड्रैगन पहला ब्रिटिश जहाज था जो भारत आया था। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जानते रहिए। यानी रेड ड्रैगन पहला ऐसा जहाज था, जेम्स लंकास्टर पहला ऐसा व्यक्ति था जो रेड ड्रैगन नामक ब्रिटिश जहाज से भारत के तमिलनाडु के क्षेत्र का दौरा किया गया था। तो रेड ड्रैगन पहला ब्रिटिश जहाज था जो भारत आया था। और दोस्तों 1599 पहला अंग्रेज जो स्थल मार्ग से भारत आया था वह जॉन मिडेन हॉल था। यानी स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला व्यक्ति जॉन मिडेन हॉल था। यहाँ पर हमने लिखा भी है, आप जानते रहिए, क्योंकि फैक्ट वाइज है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो रहा है, अभी हम आपको बताएंगे कि इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा जाता है अगले वीडियो में। फिलहाल आप थोड़ा सा बेस जानते रहिए कि सितंबर 1599 में जॉन मेयर के नेतृत्व में 217 व्यापारी मिलकर एक कंपनी का निर्माण करते हैं। यानी जॉन मेयर या कहें जॉन मेयर या कहीं की किताबों में जॉन्स मेयर मिलता है। इनके नेतृत्व में 217 इंग्लैंड के व्यापारी मिलकर एक कंपनी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है, इस कंपनी का नाम हमने यहाँ पे रेड कलम से लिखा है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट। यानी यह कंपनी का पूरा नाम है, नाम जानते रहिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट। संक्षिप्त में इसे जॉन्स कंपनी कहा जाता था क्योंकि जॉन्स इस कंपनी को लीड कर रहे थे, या कहें कि जॉन्स का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा था। और दोस्तों इस कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि यह कंपनी कार्य कैसे करती थी। तो इस कंपनी का संचालन जो है दोस्तों दो तरीके के लोगों से किया जाता था, एक स्वामी मंडल और एक होता था संचालक मंडल। यानी स्वामी मंडल को आप कह सकते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कहा जाता था और संचालक मंडल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। जो स्वामी मंडल होते थे, स्वामी मंडल में टोटल जो है पूरा 217 लोग थे, लेकिन जो संचालक मंडल होते थे दोस्तों, इसमें कुल जो व्यापारी होते थे उनकी जो संख्या होती थी दोस्तों वह 24 बताई जाती थी। लेकिन जो 24 सदस्य होते थे संचालक मंडल के, वह स्वामी मंडल के ही सदस्य होते थे, स्वामी मंडल के ही सदस्य होते थे। तो इनके द्वारा यानी कंपनी का संचालन स्वामी मंडल और संचालक मंडल के द्वारा कंपनी को रेगुलेट किया जाता था और चलाया जाता था। हुआ क्या दोस्तों कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष के लिए व्यापार करने की अनुमति देती हैं। यानी जब जॉन्स कंपनी की स्थापना हो जाती है तो जॉन्स कंपनी को जो है छूट या कहें रियायत 15 वर्षों के लिए एलिजाबेथ प्रथम जो ब्रिटेन की महारानी होती है पूर्वी देशों के साथ
15 वर्षों के लिए व्यापार करने की छूट देती हैं कि आपके नेतृत्व में जो कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने जा रही है, इस आपके सिवा कोई और इंग्लैंड की कंपनी नहीं जाएगी। लेकिन इस कंपनी को जो यह छूट दी जाती है 15 वर्षों के लिए, इसमें एक शर्त यह रखी जाती है। शर्त वह थी कि कभी भी आपको 3 वर्ष पूर्व सूचना देकर अधिकार वापस ले लिया जा सकता है। यानी कि अगर आप 15 वर्षों के लिए व्यापार करने गए हैं, तो जैसे ही ब्रिटेन की महारानी को यह लगेगा कि आपको वह छूट दिया जाए या न दिया जाए, तो ब्रिटेन की महारानी आपको बता देंगी। जैसे मान लीजिए अगर 224 चल रहा है 25 की, आपको 3 वर्ष पहले, यानी आपका कोई कंपनी है, तो आपको अगर वह जानस कंपनी को अगर वो बंद कराना चाहती है एलिजाबेथ प्रथम, तो उन्हें 3 वर्ष पहले सूचना दे देंगे कि 3 वर्ष के बाद आपकी यह जो अनुमति मिला है इसे रद्द कर दिया जाएगा। तो यह 3 वर्ष पहले इन्हें बता दिया जाएगा। यह था इनमें छूट इनको दिया गया था। दोस्तों 1603 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद सम्राट जेम्स प्रथम बनते हैं। जेम्स प्रथम से कंपनी के डायरेक्टर ने, यानी 1603 में जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, हमने यहाँ पर फैक्ट वाइज लिखा भी है, लेकिन सॉरी दोस्तों माफ करिए, यहाँ पर एक फैक्ट हम भूल गए हैं कि 1601 में टॉमस स्मिथ के नेतृत्व में यह कंपनी, यानी जो जानस की कंपनी थी 1601 में, हमने यहाँ पे फैक्ट वाइज लिखा भी है, आप देख सकते हैं। 1601 में जो जानस कंपनी थी, इनके नेतृत्व में इंडोनेशिया में मसालों के व्यापार करने के लिए, खासकर मसालों के व्यापार करने के लिए यह लोग इंडोनेशिया जाते हैं। लेकिन वहां पर डच जो थे वह काफी प्रभावी थे, खासकर मसालों और कपड़ों को लेकर के, इसलिए इस कंपनी का वहां पर स्थापना या कहें उतने अच्छे रूप से ये लोग स्थापित नहीं हो पाते हैं। और 1603 में फिर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है और अगले जो सम्राट बनते हैं वह जेम्स प्रथम बनते हैं। तो जेम्स प्रथम का जो पत्र था कि कंपनी के जो डायरेक्टर होते थे वह यह पत्र लिखाते थे कि सर अगर आप पत्र को लिख देंगे या आप अनुमति दे देंगे हमें, तो आपके इसी पत्र के माध्यम से हम जो भारत के जो उस समय मुगल काल के जो महत्वपूर्ण शासक थे अकबर से यह पत्र दिखाएंगे कि हमारे महाराज ने या हमारे सम्राट ने आपसे मिलने के लिए या आपसे बातचीत करने के लिए उन्होंने यह पत्र लिखा है कि आप हमें व्यापार करने की अनुमति दे दें। दोस्ती के माहौल से बातचीत करने के लिए वह जेम्स प्रथम से यह पत्र लिखवाते हैं अकबर के नाम से। लेकिन जब यह जेम्स प्रथम का पत्र जो है 1608 में जेम्स प्रथम का पत्र कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है, तो अब देखिए अकबर की मृत्यु हो चुकी है और जो राजा बना है भारत में मुगल काल का जो महत्वपूर्ण शासक है अकबर के बाद उसका उत्तराधिकारी जहांगीर है। तो जहांगीर के दरबार में यह पहुंचता है। समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज था कौन? कैप्टन हॉकिंस। तो हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने का प्रयास किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। दोस्तों कैसे लगी क्लास आप बताइएगा। अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक क्लास और लेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां पर कौन कौन सी कोठियां स्थापित किया था वो सबको कवर करते हुए हम इन्हें समाप्त करेंगे। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? और दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है वह ग्राउंड हिस्ट्री क्लास है, अगर आप सीक्वेंस वे में पढ़ना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद दोस्तों।